नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद हिंदू पक्ष की ओर से 3 दिनों तक जिरह जारी रही। जोरदार ढंग से हिंदू पक्ष ने अपने पक्ष को रखा है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष के वकील अब काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में मौजूद ज्ञानवापी क्षेत्र को पूरी तरीके से हिंदू मान्यताओं का क्षेत्र साबित करने वाले तथ्यों को सामने रख रहे हैं। तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से अपने दावों के समर्थन में अदालत में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन वकील हरिशंकर जैन ने दलीलें पेश करी, जिसके बाद अब माननीय न्यायालय को 18 जुलाई को यह तय करना है कि मामला आगे सुनने योग्य है या फिर नहीं। देखिए, आज हम लोगों ने वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से अपनी बहस रख दी है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं होता है। जो मुस्लिम्स ने कहा था कि वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है, गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया है, कब दर्ज किया गया, कहां दर्ज किया गया, उसका कोई डिटेल नहीं है। वो सारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इलीगल बातें कही गई हैं। वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। वक्फ एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ जो आक्रांता ने अपनी तलवार से कर दिया, वो आज की कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है। ये सारे आर्गुमेंट्स हमने कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से रखे हैं। आज हम लोगों ने अपने पक्ष को पूरा कर लिया। हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी हम लोग के साक्ष्य थे, आज हम लोगों ने 7 रूल 11 पे बहस करते हुए अपनी पूरे पक्ष को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत है, वक्फ बोर्ड बिना प्रोसीजन के, बिना गजट के, बिना सूचना के किस तरह से उन्होंने दस्तावेज में अपने नाम दर्ज किए हैं। जैसे कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड में वक्फ में 100 नंबर का जो उन्होंने जिक्र किया था, वो केवल फ्रॉड है, कहीं कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है। हम लोगों ने पूरा साक्ष्य रख दिए हैं कि वक्फ बोर्ड के वहाँ पे कोई वो संपत्ति, हम लोगों ने इंटरनेट से भी, वेबसाइट को भी निकाल के उनके डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं यूपी वक्फ बोर्ड के, जिसमें उस ज्ञानवापी का कहीं जिक्र नहीं है। वो कहीं और प्लाट बता रहे हैं, मरुआदी एरिया, ग्रामीण एरिया बता रहे हैं, कहीं उनका कोई जिक्र नहीं है। एक तो उन्होंने कागज दिखाया है वक्फ का कि भैया हम वक्फ किया हुआ है, लेकिन वो मरुआडी का है, जो काशी विश्वनाथ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा, मुझे लगता है जोन का है। और जो वो कागज उसमें लिखा भी है मरुआडी, उसमें भी कोई डेट नहीं पड़ी है कि उसका डेट कब वक्फ हुआ, मतलब वो डोनेट कब किया गया, किसने डोनेट किया, कब डोनेट किया, डोनेट करने वाले का एड्रेस क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक कागज मिला है, बाकी इनके पास कोई कागज नहीं है। तो जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर देते कि हाँ वो जिस मंदिर पे उनका मालिकाना हक चल रहा है उसको किसी ने डोनेट किया है, उसकी डेट है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तब तक वहां पे मस्जिद पढ़ना अपने आप में इलीगल कहलाएगा, वो अवैध कब्जा कहलाएगा, वो मस्जिद नहीं कही जा सकती। और ये तो बहुत पुराना सेटल लॉ है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक वो मंदिर ही कहलाता। मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर की छत तोड़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, मंदिर का नींव उखाड़ने से कैरेक्टर चेंज नहीं होता, जब तक कि वहां विसर्जन नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ बड़ी और अहम जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हो चुकी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मिले, ये अनुमति मांगी गई है। इस पूरे मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अभी तक वाराणसी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी नजर टिकी रहेगी। और ये याचिका किसने दाखिल करी है वो भी समझ लीजिए। कृष्ण जन्मभूमि स्थल के राजेश त्रिपाठी ने ये याचिका दायर की है, जिनका बीजेपी से ताल्लुक है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और बोला गया है कि भगवान शिव का प्रिय मास सावन मास चल रहा है, तो क्यों ना इस मास में जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा की अनुमति मिले। अब इस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ में अनूप जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? माफ कीजिएगा, लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, पहले तो वाराणसी में ये मामला चल रहा है। 18 जुलाई को वाराणसी की जो माननीय न्यायालय है उसकी तरफ से वर्डिक्ट सामने आएगा कि आखिरकार ये मामला सुना भी जाना चाहिए कि नहीं सुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ अब मामला दिल्ली भी पहुंचा है। दिल्ली में एक याचिका राजेश त्रिपाठी ने दायर की है। उनका साफ तौर पर कहना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो जो शिवलिंग हमें प्राप्त हुआ है, हासिल हुआ है, मिला है, उसकी पूजा अर्चना की अनुमति भी मिलनी चाहिए।
देखिए पूजा, पूरे मामले की सुनवाई लगातार जो वाराणसी में चल रही है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज जो एक नया मामला आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई, उसमें मांगा गया है कि जो सावन का पवित्र माह चल रहा है, ऐसे में जो मस्जिद में वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला था, उसकी क्यों न पूजा अर्चना की जाए। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जिस समय शिवलिंग की जब वहां पर सर्वे का काम चल रहा था, वीडियोग्राफी चल रही थी, उस समय जब शिवलिंग मिलने की बात आई थी, तभी ने कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस परिक्षेत्र को सील कर दिया जाए, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी कि वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जिस तरीके से माहौल खराब न हो, इस सब चीजों को लेकर बातें कही गई थी। अब इस मामले को लेकर हालांकि अगले सप्ताह में सुनवाई होगी। क्या इस मामले को लेकर कोर्ट कुछ निर्णय लेगा या फिर लगातार जिस तरीके से एक हिंदू पक्ष से किया है कि वहां पर जो शिवलिंग को लेकर के वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है कोर्ट एक संवैधानिक वहां पर किस तरीके से देखेगी। क्या वहां पर पूजा का अधिकार मिलेगा? अगर अधिकार मिलता है तो वहां पर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पहले से वहां पर नमाज पढ़ते हैं। तो इस वजह से कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेगी, फिलहाल अगले सप्ताह में पता लगेगा। लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं तूल जरूर पकड़ गया है। हिंदू संगठन भी उसका पक्ष कर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वाराणसी में बिल्कुल, और सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर कि आखिरकार क्या फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब जीवन रक्षा की करेंगे। पूजा से जीवन रक्षा का जिक्र जरूर होना चाहिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज से कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले कोविड की दूसरी डोज ली, वो बूस्टर डोज के अधिकारी हैं, पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 75 दिन का विशेष अभियान है, जिसमें 12 करोड़ 8 लाख लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। 18 साल के ऊपर के जो भी नौजवान हैं, युवा हैं, उनके लिए मुफ्त में तीसरी डोज लगवाई जाएगी। पहली और दूसरी डोज अगर आप लगवा चुके हैं तो बूस्टर डोज लगवाने जरूर पहुंचिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको जो सरकारी अस्पताल है वहां पर फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सारी तैयारियां पुख्ता लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में पर्याप्त तादाद में वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं कि भाई डोज को लगवा लीजिए, क्योंकि ये आपकी जीवन की भी रक्षा करेगा, आपके अपनों की भी जीवन की रक्षा करेगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी बूस्टर डोज लगवा ली है। अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है, और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, का आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के सभी लोगों को एक तरफा वोट बहन द्रौपदी मुर्मू को देना चाहिए, और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा ओम प्रकाश राजभर जी। तो वहीं यूपी में सीएम योगी ने बूस्टर डोज का आगाज कर दिया। वैक्सीनेशन को लेकर लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल ने भी बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक कोरोना की 3rd डोज लगाने की व्यवस्था हमने कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। इसके पहले अभी तक पैसे देकर के बूस्टर डोज प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ के लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो अस्पताल पहुंचे और बूस्टर डोज को लगवा ही ले। आज जैसे आज़ादी के 75वें
महोत्सव पर जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके चलते सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सबको बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। तो इसका हमें व्यापक तौर पे समर्थन दिख रहा है। और आज जैसे सिविल अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो सुबह तड़के से ही लोग आ रहे हैं। और हम प्रेस के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहेंगे और इंडिविजुअल से भी, इस शहर के और इस प्रदेश के नागरिकों से, कि चूँकि हर शासकीय संस्थान के ऊपर ये सुविधा उपलब्ध है, इसलिए स्वयं को, अपने परिजनों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को लेकर बड़ी संख्या में आएँ और बूस्टर डोज लगवाएं। और ये भी सरकार द्वारा निर्णित किया गया है कि जब तक आखिरी लाभार्थी उपलब्ध रहेगा, तब तक हमारे बूस्टर डोज का अभियान उस दिन का जारी रहेगा। तो वहीं प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल एक बार फिर से खुल गई। पशुधन विभाग एक बार फिर से चर्चाओं में है। दवाओं और उपकरणों की खरीद में अफसरों और कंपनियों ने मिलकर करोड़ों का गोलमाल किया। बीजेपी की पिछली सरकार में भी टेंडर दिलाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आए और एक तत्कालीन आईपीएस आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आ गई है और उस बाढ़ में सभी अधिकारी अपनी अपनी घोटालों की नाव लेकर तैर रहे हैं। कोई सरकारी जमीन में घोटालों की नाव चला रहा है, तो कोई दवाओं की खरीदी में भ्रष्टाचार की नाव। सब घोटालों की बाढ़ में तैर रहे हैं। अगर कुछ डूब रहा है तो वो है प्रदेश की व्यवस्था, प्रदेश की जनता और प्रदेश की किस्मत। अभी पशु चिकित्सा विभाग में दवाओं की खरीदी में घोटालों का शोर थमा ही नहीं था कि अब एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ों की लिस्ट बहुत लंबी है। जनता टीवी की पड़ताल में फर्जीवाड़ों की एक और कड़ी सामने आई है। दरअसल पशुओं के नाम पर तैयार की जाने वाली वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खेल विभाग में करीब 4 सालों से खेला जा रहा था। विभाग में पहले पशुओं को दी जाने वाली 8 तरह की वैक्सीन खुद ही तैयार की जाती थी और वैक्सीन बनाने की इतनी क्षमता खुद विभाग के पास थी कि वो प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी वैक्सीन की सप्लाई करते थे। इसमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं हुआ और ना कोई ऐसा अधिक दाम पे क्रय किया गया है। सभी सामान जेम पोर्टल से खरीदे गए हैं। सभी दवाइयाँ ई टेंडर के माध्यम से खरीदी गई हैं और नियमानुसार खरीदे गए हैं। जांच में होने पर यह पता चल जाएगा कि कौन सा सामान गलत है, कौन सा सही है। दवाइयों के संबंध में बताना चाहूँगा कि ये दवाइयाँ जाँच कराई जाती हैं। जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ होती हैं वो दवा सप्लायर से उसकी वसूली की जाती है, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, वो कार्रवाई कर दी गई है। करीब 4 साल पहले और हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों की लागत में मशीनें खरीदी गई, लेकिन इसके बाद भी मशीनों को कूड़े में डाल दिया गया और विभाग में वैक्सीन बनाने का काम बंद कर दिया। तब से हैदराबाद में एक कंपनी से 3 गुने दामों में वैक्सीन को खरीदा जाता था। एक साल में करोड़ों की लागत से वैक्सीन को खरीदने के बाद सभी जिलों में इसका सप्लाई किया जाता था। वहीं कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कमीशन बाजों का ये बड़ा खेल है जो कि इस विभाग में सालों से चला आ रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रिसर्च और वैक्सीन बनाने वाली कई कर्मचारी आज भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जबकि वैक्सीन का निर्माण सालों से बंद है। ये चलती है, मशीनें चलती थी, वैक्सीन यहाँ बनती थी। ये तो अधिकारियों की कमी से, कमीशन खोरी की वजह से वैक्सीन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है पैसा दे दे करके अधिकारियों को, इस तरह सचिव मंत्री को, इसलिए जो है वैक्सीन आ रही बाहर से। उनका वेतन तो निकलता ही है, तो उनका कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। काम उनका का रख रखाव, बाहर से सामान खरीदा गया वो लगा, वो अब उनको ड्यूटी उसमें लगा दी गई, भाई वो तो कहीं ना कहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में आने वाली वैक्सीन को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वैक्सीन वहां से आती है और उनको मानकों के अनुसार कोल्ड कंटेनर में लाया जाता है ताकि 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में वैक्सीन को रखा जाए। लेकिन जब इसे अलग अलग जिलों में भेजा जाता है तो वैक्सीन को 42 डिग्री के तापमान में खुले डालों और ट्रकों में भेजा जाता है। जानकारों ने बताया है कि विभाग में बनने वाली वैक्सीन को किसी भी टेम्परेचर में रखने पर खराब नहीं होती थी, लेकिन कमीशन खोरी के चलते वैक्सीन का निर्माण बंद करा दिया गया। कुछ कर्मचारियों ने बिना कैमरे के सामने आए कुछ खुलासे भी किए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब ये वैक्सीन
पहली बात तो खरीदी नहीं जाती, पूरे स्टेट से ये कहीं कोई और नहीं बनाता, पहले यहीं इसी हेड ऑफिस में बनती थी, जबकि ये वैक्सीन जो है बेंगलोर से खरीदी जा रही है, हैदराबाद से खरीदी जा रही है। और सिर्फ एक कंपनी है यहाँ पर, ब्रिलियंट बायो फार्मा, करीब 3 साल से यही एक कंपनी ऐसी है, इकलौती कंपनी जो सप्लाई दे रही है पशुपालन विभाग को। और ये कंपनी जब वहां से भेजती है तो इसको एक फ्रीजर वाले कंटेनर में ये वैक्सीन रख के आती है। और कर्मचारियों का ये भी कहना है कि 7 डिग्री के बाद ये वैक्सीन खराब हो जाती है, इसीलिए इसे रेफ्रिजरेटर वाले कंटेनर में लेके आया जाता है। और यहाँ पर भी जब पशुपालन विभाग ये वैक्सीन पहुंचती है तो यहाँ पर भी उसे एक रेफ्रिजरेटर वाले जो कोल्ड स्टोरेज है उनमें रखा जाता है ताकि वैक्सीन खराब ना हो। लेकिन जब यहाँ से जिलों में सप्लाई जाती है तो ऐसे ही खुली हुई गाड़ियों में इनको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल उठता है कि इन वैक्सीन की वैल्यू क्या रह जाती है, ये वैक्सीन क्या उस तरह से काम आती है जानवरों की जिस तरह से इनको वहां से बनाकर भेजा जाता है। तो कई तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और लापरवाही की भी एक मिसाल देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकर के दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए उत्तराखंड का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हरिद्वार में कांग्रेस बसपा में बीजेपी की सेंधमारी। बसपा कांग्रेस के 44 नेता बीजेपी में शरीक हो गए हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार बीजेपी में शरीक हो गए हैं। सीएम धामी मदन कौशिक की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करिए। अगस्त में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और इसके पहले ये जो फेरबदल हुआ है, सेंधमारी हुई है, इसके बड़े मायने समझे जा रहे हैं। चलिए नवीन हमारे साथ में जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? बड़ी सेंधमारी बीजेपी की और तालमेल कांग्रेस में नजर नहीं आता। जी निश्चित तौर पर पूजा, अगर देखा जाए तो आज बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी हरिद्वार को लेकर की है। करीब 44 जो प्रत्याशी कांग्रेस और बसपा के थे उन्हें बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में तमाम जो नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है उनका हम स्वागत करते हैं और इसके साथ ही जो पार्टी है उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपेगी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि आज बीजेपी ने सबसे बड़ी सेंधमारी की है हरिद्वार को लेकर, क्योंकि वहां पर पंचायत चुनाव है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहते हैं, आपने वो कहावत और कहानी दोनों सुनी होगी कि 2 बंदरों की लड़ाई में जो बिल्ली है वो बाजी मार जाती है। और ठीक ऐसा ही नजर आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में भी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विधायकों से राष्ट्रपति मतदान तक देहरादून में ही रहने की अपील। उन्होंने बताया 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मॉक ड्रिल की जाएगी। जौनपुर के बदलापुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। रामपुर में हाईवे मुआवजे में घोटाले की साजिश का जिलाधिकारी ने किया खुलासा। जहां 2 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था वहां पर मात्र 150 मीटर का ही हुआ अधिग्रहण। बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र में पहिया पंचर होने से अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो में बैठे 4 लोग गंभीर तौर पर घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज स्टेशन पर डॉग स्क्वाड ने ट्रेन के बोगियों को चेक करते हुए चला अभियान। सदर कोतवाली इंस्पेक्टर के साथ पूरा पुलिस बल ने अभियान में हिस्सेदारी करी। गाजीपुर में बरसात न होने से किसानों की बोई बीज पक रहे हैं। किसानों ने ट्यूबवेल के पानी से धान की रोपाई शुरू कर दी है। आने वाले 15 दिनों में अगर बरसात नहीं होती है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। बांदा के कोतवाली देहात में प्रेमी ने दिन दहाड़े महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारा मौके से रफूचक्कर। मगर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर के किसानपुर थाना क्षेत्र में किसान यूनियन की मासिक बैठक में जा रहे ट्रैक्टर ने कुचला। किसान की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस और हत्यारे के बीच में मुठभेड़। हत्यारे ने एसओजी टीम पर किया फायर। बचाव में पुलिस ने हत्यारे के पैर पर मारी गोली। घायल हत्यारे का बांदा जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। लखीमपुर खीरी के पौराणिक शिव मंदिर छोटी काशी में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। धर्मशालाएं और तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है प्रशासन।
मुरादाबाद के बिलारी में एसडीएम घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर कारोबारी ने फर्नीचर के पैसे मांगे तो चलवा दिया कारोबारी के घर पर बुलडोजर। कारोबारी ने कमिश्नर सहित कई उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के क्लॉक टावर तक प्रदर्शन किया गया। हरदोई के कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो रिक्शा चालक की मौत। मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी और अन्य पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेजा। आगरा के राजतन थाना क्षेत्र में गैस लीकेज से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में युवती की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रधानमंत्री के बुंदेलखंड दौरे को देखते हुए प्रशासन हुआ अलर्ट। कानपुर झांसी नेशनल हाईवे कराया गया साफ। शामली के कैराना में गैंगस्टर मामले में वांछित छात्र बदमाशों ने किया सरेंडर। चोरी और धोखाधड़ी मामले में कैराना थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज। जीवन में अपराध न करने की खाई कसम। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में मैक्स केयर हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आई महिला की मौत। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा करना होगा अबॉर्शन। डॉक्टर की लापरवाही से अबॉर्शन के दौरान हुई महिला की मौत। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में बाप ने अपनी 15 वर्षीय बेटी का आरी से गला काटकर की हत्या। हत्यारे पिता ने ही दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे बाप को किया गिरफ्तार। इटावा फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी की हत्या। जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। मृतक के पिता ने 3 लोगों पर जताया हत्या का शक। पुलिस घटना की जांच में जुटी। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में पंजाब हरियाणा से वाहन चुराकर यूपी में बेचने वाले 2 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की गई 3 गाड़ी। अवैध असला भी बरामद। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में एक युवक की बाइक ददरी बांध में अनियंत्रित होकर पुलिया पर जा गिरी। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की सेवा की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इटावा सीएमओ कार्यालय के बाबू मुकेश अग्रवाल ने ली हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए बाबू का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हनी हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने अभियुक्त को हत्या में इस्तेमाल किए गए भारी पत्थर के साथ किया गिरफ्तार। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में घर के कमरे में फांसी लगाकर युवक ने कर ली आत्महत्या। कुछ दिनों पहले एक निजी अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही से हुई थी युवक के बेटे की मौत। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपनों और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।